हमने अभी तक जो हमने फंक्शनलिटी जो बात की है ऑपरेटिंग सिस्टम में, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार वापस से ब्रीफ फॉलो करवा देता हूँ, उसके बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो, हमने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये समझा था कि भाई हम एक सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं और सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के रूप में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टडी करने वाले हैं। और उसमें हमने बेसिकली उसकी जो फंक्शनलिटी की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें मेजर जो फंक्शनलिटी रोल प्ले होता है वो प्रोसेस का मैनेजमेंट, रिसोर्स का मैनेजमेंट, प्रोसेस का मैनेजमेंट, मेमोरी का मैनेजमेंट, रिसोर्स का मैनेजमेंट, इस टाइप के हमारे मेजर रोल्स जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। और उन्हीं रोल्स में हमारा एक इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आता है हमारा प्रोसेस के मैनेजमेंट्स पे। देन प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर लास्ट आपके बीसीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था और मैं मानता हूँ प्रोसेस मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है उसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लगभग आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आपके लगातार पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से इस पार्ट से आपसे बनते हैं। ठीक, अब प्रोसेस मैनेजमेंट्स की बात हम स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली हम प्रोसेस को प्रोसेस हम किस पार्ट को कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से जो प्रोसेस का मैनेजमेंट होता है उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ करने वाले हैं, कौन कौन सी टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं, वो सारे पॉइंट्स क्या करेंगे हम स्टडी करेंगे। ठीक, इससे पहले हमने जितने भी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्टडी किया था उन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास में आज के दिन जो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा मल्टीटास्किंग या फिर हम कह सकते हैं टाइम शेयरिंग। तो टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हम जो हमारे पास में जितनी भी जॉब्स होती है उन सभी जॉब्स को, उन सभी टास्क को हम टाइम शेयरिंग मैनर्स में एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल तक समझना स्टार्ट करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जब हम ओएस की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में जो डिफरेंट टाइप्स की जो मेमोरी होती है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को स्टोर करने की बात करते हैं, प्रोग्राम को हम प्रोसेस करने की बात करते हैं, उसमें हम अलग अलग टाइप्स की मेमोरी के रूप में हम डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी काम में लेते हैं। उनमें हम जनरली अब हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में एक सीपीयू है जो क्या करेगा, जो आपके भाई जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन करवाएगा। ठीक है, तो सीपीयू का मेन काम होता है कि आपका जो भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करवाना। साथ में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में एक मेमोरी के रूप में एक मेमोरी है जिसको हम बात कर रहे हैं मेन मेमोरी। हम बात कर रहे हैं मेन मेमोरी को, और मेन मेमोरी के रूप में हम जिस मेमोरी को जानते हैं वो हमारी क्या होती है, रैम होती है। एक हम मेमोरी की बात करते हैं, जिसको हम बात कर रहे हैं क्या, सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे हम एक मेमोरी के रूप में मेमोरी की बात करते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हम जनरली हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर आप एसएसडी को भी काम में लेने लग गए आज के दिन। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम की परमानेंट स्टोर की बात करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं जो परमानेंट स्टोर होते हैं वो परमानेंट स्टोर कहाँ पे होते हैं भाई, सेकेंडरी मेमोरी में। तो प्रोग्राम आपका परमानेंट स्टोर हमेशा और हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा। ठीक, अब मान के चलो कि हमें करना क्या है कि हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम परमानेंट स्टोर है वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है। कहाँ पे स्टोर है, सेकेंडरी मेमोरी में आपके प्रोग्राम स्टोर है। अब इन सेकेंडरी मेमोरी के प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक प्रोग्राम है P1, एक प्रोग्राम है P2, एक प्रोग्राम है P3। ठीक है, 3 अलग अलग टाइप के प्रोग्राम है और इन 3 अलग अलग टाइप के प्रोग्राम को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। अब जब एग्जीक्यूशन की बात होती है तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो सीपीयू होता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और सीपीयू सबसे पहले क्या करता है, उस पर्टिकुलर एड्रेस को जनरेट करता है जहां पे सेकेंडरी मेमोरी में आपका प्रोग्राम मौजूद होता है। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले, एक प्रोग्राम P1 है, उस प्रोग्राम P1 को हम एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं। तो प्रोग्राम P1 को जब हम एग्जीक्यूट करवाने की बात करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी से उठा कहां पे लेके आएंगे, प्राइमरी मेमोरी में लेके आएंगे, मेन मेमोरी में लेके आएंगे, रैम में लेके आएंगे। अब देखना, जब प्रोग्राम आपके सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है, जब प्रोग्राम आपके सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अभी तक देखना, अभी तक मैं कह रहा हूं कि हमारे पास में यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम है। अभी तक क्या है, प्रोग्राम है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं रैम में लेके आ चुका हूं, मेन मेमोरी में लेके आ चुका हूं। तो जैसे ये प्रोग्राम मेन मेमोरी में आ जाता है और मेन मेमोरी में आने के बाद में जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास जाता है तो इस टाइम पे इसी प्रोग्राम को हम किस नाम जानने लग जाते हैं, प्रोसेस के नाम से।
किस नाम जान लग जाते हैं? प्रोसेस। अब हमें करना क्या है? हमें करना है प्रोसेस का मैनेजमेंट। क्या करना है? प्रोसेस का मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि जो भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर सिस्टम में रन करने वाले हैं, उस प्रोग्राम को रन करते समय हमें इस टाइप से प्रोग्राम को रन करवाना है कि एक से ज्यादा प्रोग्राम को जब हम रन करवाएं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम परफेक्ट तरीके से वर्क करता रहे, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कभी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए हम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ रहे हैं और उसी के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पार्ट हम पढ़ रहे हैं। अब मान के चलो हमने एक प्रोग्राम था, उस एक प्रोग्राम को हमने रन करवाने के लिए हमें रैम में लेके आ गए। रैम में लाने के बाद हम उस प्रोग्राम को सीपीयू के पास लेके चले गए और सीपीयू ने क्या किया भाई, मेनली जो काम होता है वो मेन काम किसका होता है? सीपीयू होता है। और सीपीयू क्या करता है? सीपीयू यहाँ पे क्या करता है? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करवाता है। प्रोग्राम, अब देखना यहां पे मैं प्रोग्राम ना लिख के मैं प्रोसेस लिख दूं, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करवाता है, एग्जीक्यूशन करवाता है, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करवाता है। अब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करवाने का मतलब क्या करेगा? मतलब सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं ना, तो हमारा जो प्रोग्राम होता है, इससे पहले जैसे हम बेसिक पॉइंट्स जो हमने स्टडी स्टार्ट की थी, तब भी बेसिक पॉइंट हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि हमारे पास क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। और हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो भाई प्रोग्राम के अंदर हम कहते हैं कि ये क्या होता है? ये आपके बेसिकली किससे मिलकर बना होता है? सेट ऑफ किससे? इंस्ट्रक्शन से। किससे मिलकर बना होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर, मतलब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मिलकर हमारे एक प्रोग्राम को बनाती है। ठीक है, तो जो प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है। और इसी टाइप से जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या होता है? सेट्स ऑफ प्रोग्राम। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम का जो समूह होता है वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम के अंदर हमारे क्या मौजूद है? इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सिंपल सा बात है कि जो हम टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसको हमने कंप्यूटर को कमांड्स के रूप में हमने लिख के बता रखा, वही क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस होती है। अब यहाँ पे हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए रैम में लेके आ रहे हैं और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कहां भेज रहे हैं? सीपीयू के पास भेज रहे हैं। तो उस प्रोग्राम में मौजूद इंस्ट्रक्शन क्या हो रही है? एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक, अब होता क्या है कि जब हम टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, तो टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या है? एक से ज्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। एक से ज्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। कैसे? समझो, पहला प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी टाइम पे हमने क्या किया? उसी टाइम पे हमने दूसरे प्रोग्राम को भी हमने कहां पे लोड करवा दिया? रैम में लोड करवा दिया। और उसी टाइम पे हमने क्या किया? तीसरे प्रोग्राम कहां पे लोड करवा दिया? रैम में लोड करवा दिया। अब रैम में आपके पास में 3 प्रोग्राम मौजूद है। अब इन 3 प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कैसे करवा रहे हैं? जैसे कि फर्स्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम करवाते समय जब इसका टाइम कंप्लीट होता है तो वापस हमने कहां भेज दिया? रैम में भेज दिया। किसको लेके आ गए? सेकेंड प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाने के लेके आ गए। इसका टाइम कंप्लीट होता है वापस कहां भेज दिया? रैम में। किसको लेके आ गए? थर्ड प्रोग्राम को लेके आ गए। थर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर हमने क्या किया? इसको कुछ समय के लिए चलाया, वापस कहां भेज दिया? रैम में भेज दिया। तो ना ये जो जितनी भी मैं एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, ये सारी की सारी एक्टिविटी को हम प्रोसेस लाइफ साइकिल के अंदर स्टडी करते हैं। किसमें स्टडी करते हैं? प्रोसेस के लाइफ साइकिल के अंदर। अब प्रोसेस के लाइफ साइकिल का मतलब है कि आपने जो ये जितनी भी आपने टास्क यहाँ पे देखिए ना, ये सारी की सारी टास्क के अंदर आपकी जो वर्किंग चल रही है, ये आपके प्रोसेस का स्टार्ट होने से लेके प्रोसेस के कंप्लीट होने तक का पूरा जीवन चक्कर है, लाइफ साइकिल है। अब इस लाइफ साइकिल के अंदर हम अलग अलग स्टेप्स की बात करते हैं। प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होती है? अलग अलग स्टेप्स होती है और उन्हीं स्टेप्स के ऊपर आपके बीसीआई में क्वेश्चन भी बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो हम यहाँ पे जो हमारा जो मेन टॉपिक्स हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में, वो हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रोसेस लाइफ साइकिल। एक बार आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद फिर नोट डाउन कर लेना। अभी फिलहाल नोट डाउन मत करो, मैं टाइम दे दूंगा आपको सेपरेट नोट डाउन करने के लिए। देखो, जब प्रोसेस लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास में सबसे पहले प्रोग्राम कहां पे होता है? सेकेंडरी मेमोरी में होता है ना। जब सबसे पहले प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में होता है तो हम उस पार्ट को हम कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस स्टेट में? न्यू स्टेट में। किस स्टेट में? न्यू स्टेट में। न्यू स्टेट का मतलब होता है प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में मौजूद है। अब हमें उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है,
तो प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो उसको हमें सेकेंडरी मेमोरी से कहां पे लाना पड़ता है, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम में लाना पड़ता है। तो उस स्टेट को हम कहते हैं रेडी स्टेट। क्या कहते हैं, रेडी स्टेट। अब हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है किसके लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। एग्जीक्यूट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो चुका है, रैम में आ चुका है। ठीक है, अच्छा उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाने के लिए किसके पास भेजेंगे भाई, किस पे भेजेंगे, सीपीयू के पास। धना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम सीपीयू के पास भेजते हैं, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं रनिंग स्टेट। क्या बोलते हैं, रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, रनिंग स्टेट के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मतलब प्रोग्राम कहां पे मौजूद होता है, सीपीयू के पास मौजूद होता है। ठीक है, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में मान के चलो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आईओ ऑपरेशन की नीड हो गई। किसकी नीड हो गई, आईओ ऑपरेशन। तो आईओ ऑपरेशन करने के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम प्रोग्राम को आईओ ऑपरेशन करवाते हैं वेट एंड ब्लॉक स्टेट में। किस में करवाते हैं, वेट एंड ब्लॉक स्टेट में। तो वेट एंड ब्लॉक जो स्टेट होती है, उस स्टेट में प्रोग्राम अपना आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करता है। जब प्रोग्राम आईओ ऑपरेशन कंप्लीट कर चुका होता है, उसके बाद में प्रोग्राम कभी भी वापस रनिंग स्टेट में डायरेक्टली नहीं जाता। प्रोग्राम किस में जाता है, रेडी स्टेट में जाता है। किस जाता है, रेडी स्टेट में। और जब प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका होता है, प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका होता है, तो हम उसको कहां भेज देते हैं, टर्मिनेट में। धनक टर्मिनेट को ही हम कंप्लीशन भी कहते हैं। टर्मिनेट को हम क्या कहते हैं, कंप्लीशन कहते हैं। टर्मिनेट को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेट स्टेट या कंप्लीशन स्टेट। उधर ना ये जो स्टेट मैंने आपके सामने लिखी है, ये बेसिकली प्रोसेस के लाइफ साइकिल की स्टेट है। ये प्रोसेस की लाइफ साइकिल की स्टेट है। सबसे पहले प्रोसेस आपका न्यू स्टेट में होता है। न्यू स्टेट मतलब होता है प्रोसेस आपके सेकेंडरी मेमोरी मौजूद होता है। उसके बाद में उस प्रोसेस को हम सेकेंडरी मेमोरी कहां लेके आते हैं, रैम में। रैम में लाने का मतलब प्रोग्राम, वो प्रोसेस कहां पे आ चुका, रेडी स्टेट में आ चुका। रेडी स्टेट से हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कहां भेजेंगे, सीपीयू के पास, रनिंग भेजेंगे। किस पास भेजेंगे, रनिंग भेजेंगे। अच्छा अगर उसको आईओ की नीड हुई, आईओ की नीड हुई तो कहां भेजेंगे उसको, वेट एंड ब्लॉक में। आईओ कंप्लीट होंगे वापस कहां भेजेंगे, रेडी में। और अगर वो प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुका होता है तो उसको कहां भेज देंगे, कहां भेज देंगे, टर्मिनेट में। अब यहां पे हमारे पास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में आपको ये चीज समझनी है कि मान के चलो हमने किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए किस में भेजा, रनिंग भेजा। अब हम टाइम स्लाइस मोड पे करवा, मतलब टाइम शेयरिंग मोड में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो जब उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर होता है ना, तो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में भी प्रोग्राम जा सकता है। कहां से कहां जा सकता है, रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोग्राम जा सकता है। तो यहां पे ध्यान रखना, जितने भी यहां पे आपके सामने जो एरो बने हुए हैं, उन सभी एरो का मतलब यह है कि आपका प्रोसेस इस पर्टिकुलर स्टेट से इस पर्टिकुलर स्टेट में जाता है। जैसे प्रोसेस आपके न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है, रेडी से रनिंग से रेडी, रनिंग से रेडी में भी आ सकता है, रनिंग से रेडी में भी आ सकता है, रेडी से वेट एंड ब्लॉक में जा सकता है, वेट एंड ब्लॉक से रेडी में जा सकता है, रेडी से रनिंग में, रनिंग से टर्मिनेट। अब मैं कह रहा हूं आपका आपका जो प्रोसेस है वो वेट एंड ब्लॉक से रनिंग में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। वेट एंड ब्लॉक से आपका प्रोसेस कभी भी वापस रनिंग में नहीं जा सकता। वेट एंड ब्लॉक से कहां जाएगा, रेडी में, रेडी से कहां जाएगा, रनिंग में। क्या प्रोग्राम रनिंग से डायरेक्टली न्यू में जा सकता है या न्यू से डायरेक्ट रनिंग जा सकता है, नहीं। जितनी भी एरो आपके सामने लिखी हुई है वो सारी की सारी एरो यह बताती है कि आपका जो प्रोसेस होता है, आपका जो प्रोग्राम होता है, वो कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट पे जाता है। और इसी के ऊपर आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बना हुआ था 2022 में। एक सिंपल सा क्वेश्चन बना था कि जो आपका प्रोसेस होता है, प्रोसेस लाइफ साइकिल में कितनी स्टेट होती है, प्रोसेस लाइफ साइकिल में कितनी स्टेट होती है। प्रोसेस लाइफ साइकिल में आपको 5 स्टेट भी होती है, 7 भी होती है, 5 भी होती है, 7 भी होती है। ये आपके सामने 5 स्टेट लाइफ साइकिल मॉडल है। इसके अलावा एक 7 स्टेट लाइफ साइकिल मॉडल भी होता है, वो बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ उस 5 स्टेट को समझो, फिर उसके बाद में 7 स्टेट की बात करते हैं। एक बार नोट डाउन स्टार्ट करो। क्या आईयू होगा ना, वेट एंड ब्लॉक में आईयू करेगा ना। अगर आईयू की नीड नहीं हो तो आप रनिंग में जाकर डायरेक्ट टर्मिनेट, आईओ के जाकर वापस, बेसिकली वो सीपीयू नहीं जा रहा था, आईओ पे जाके वापस मेन मेमोरी में जा रहा था। आईओ जाकर वापस आईओ से सीधा सीपीयू में नहीं जाएगा, आईओ से मेन मेमोरी जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो। हाँ जी, रनिंग में है और आपके अगर टाइम स्लाइस उसका एक्सपायर हो चुका है तो रनिंग से उसको वापस रेडी में भेज देंगे, रनिंग से बिल्कुल रनिंग से वापस रेडी में भेज देंगे।
अबोट का मतलब टर्मिनेट, कंप्लीट हो चुका है वो। देखो आपका अगर सेकंड लेक्चर मिस भी हो गया तो आप आगे के लेक्चर को पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएंगे। आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो प्रोसेस लाइफ साइकिल का टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, आपको स्टार्टिंग से कंप्लीट चीज समझ में आएगी, निश्चिंत रहो। हो गया नोट डाउन? हाँ जी, इसके बाद ये नोट डाउन करो, ये पार्ट नोट डाउन करो।
ये पॉइंट नोट डाउन हो गए, ठीक है। अब समझो, देखो इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास में जो पर्टिकुलर हमारा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हमारा कहाँ पे मौजूद है, हमारा प्रोग्राम है सेकेंडरी में मौजूद। इसका मतलब है जब भी हम बात करते हैं किसकी, जब भी हम बात करते हैं न्यू की, न्यू स्टेट के अंदर प्रोग्राम कहाँ पे होता है, प्रोग्राम होता है सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी के प्रोग्राम को जब हम मेन मेमोरी में लाने की बात करते हैं, तो इस टाइम पे हमारा एक शेड्यूलर काम करता है, हमारा एक शेड्यूलर काम करता है, उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है जॉब को क्रिएट करना, जॉब को क्या करना, क्रिएट करना, मतलब कि नए प्रोसेस को कहां लेके आना, रेडी स्टेट में लेके आना। तो ये जो पर्टिकुलर जो शेड्यूलर है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इस शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, जॉब शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये नई जॉब को क्रिएट करके, ये नई जॉब को क्रिएट करके कहां लेके आता है, रैम में। किस में लेके आता है, रैम में, मतलब रेडी स्टेट में लेके आता है। तो हमारे पास में अगर न्यू स्टेट के अंदर कोई जॉब है तो वो भी सेकेंडरी मेमोरी में, उसके बाद में ये नई जॉब को क्रिएट करेगा और कहां पे लेके आएगा, रेडी स्टेट में, है ना। रेडी स्टेट का मतलब है कि ये रेडी क्यों है, रेडी स्टेट मतलब क्या है, रेडी क्यों है। तो देखो रेडी क्यू में एक से ज्यादा जॉब प्रेजेंट हो सकती है ना, रेडी क्यू में एक से ज्यादा जॉब प्रेजेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने क्या किया, हमने हमारे एक से ज्यादा जॉब को क्रिएट कर दिया। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे डालना, चाहे मैं जॉब कह दूं, चाहे मैं प्रोसेस कह दूं, चाहे मैं प्रोग्राम कह दूं, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें इनमें कंफ्यूज मत होना। जैसे हम कह रहे हैं एक P1 प्रोग्राम, एक P2 प्रोग्राम, एक P3 प्रोग्राम है, इन तीन प्रोग्राम को हम कहां पे लेके आ गए, रैम में लेके आ गए, मेन मेमोरी में लेके आ गए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास में ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है रेडी क्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है, रेडी क्यू। और रेडी क्यू का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास में एक क्यू होती है, उस क्यू में हम एक से ज्यादा प्रोग्राम को ला सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने यहाँ पे करके दिखाया था, आपके सामने मैंने यहाँ पे करके दिखाया था। यहाँ पे हमारे पास में ये जो पर्टिकुलर जो मेन मेमोरी है, इस मेन मेमोरी के अंदर हम कहते हैं कि रेडी क्यू है। क्या है, रेडी क्यू है, जिसमें एक से ज्यादा प्रोग्राम हमारे मौजूद होते हैं, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद में जब एक से ज्यादा प्रोग्राम है ना, अब इन एक से ज्यादा प्रोग्राम में हमें किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है, किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है, उसके लिए हमें उस प्रोग्राम को कहां भेजना पड़ेगा, रनिंग स्टेट में। अब देखना किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है, इसके लिए हमारा एक शेड्यूलर काम करता है जिसको हम बोलते हैं STS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। फिर उसके बाद एक शेड्यूलर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, STS, मतलब कि क्या मतलब होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और ये जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है ना, इस शेड्यूलर को CPU शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, CPU शेड्यूलर के नाम से। इस शेड्यूलर का काम क्या होता है, इस शेड्यूलर का काम होता है कि आपके पास में रेडी क्यू में जितनी भी जॉब होती है, आपके पास में रेडी क्यू में जितनी जॉब होती है, उनमें से किसी एक जॉब को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, और एक जॉब को सेलेक्ट करके रेडी स्टेट से कहां लेके जाएगा, रनिंग स्टेट में। और जिस जॉब को हम सेलेक्ट करके रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लेके जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्पैच करना। तो ये क्या करता है, ये काम करता है क्या, डिस्पैचर का काम करता है। किसका काम करता है, ये डिस्पैचर काम करता है। कौन काम करता है डिस्पैचर का, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कौन काम करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ना शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसीजन किस बेस पे लेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसीजन किस बेस पे लेगा कि मुझे कौन सी पर्टिकुलर प्रोग्राम को, कौन सी पर्टिकुलर जॉब को रनिंग स्टेट में भेजना है, ये किस बेस पे डिसीजन लेगा, किस बेस पे डिसीजन लेगा। तो इसके डिसीजन लेने के लिए हमारे पास में क्या होती है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। तो ये जो डिसीजन लेता है, वो डिसीजन लेने के लिए किसकी बात करता है, ये बात करता है किसकी, किसकी, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बात करता है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होती है, हमारे पास में होती है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब हम बहुत सारी टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे। हमारे पास में बहुत सारे टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिनको हमें क्या करना है, स्टडी करना है। और उन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेस पे जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, वो क्या करता है, वो डिसीजन लेता है कि मुझे किस पर्टिकुलर जॉब को, किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में भेजना है, ठीक। अब उसके बाद में जब रनिंग स्टेट में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, रनिंग स्टेट में जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो रनिंग स्टेट के प्रोग्राम को अगर आईओ की नीड होती है, अगर आईओ की नीड होती है, तो आईओ ऑपरेशन करने के लिए रनिंग स्टेट के प्रोग्राम को कहां भेज दिया जाता है,
वेट एंड ब्लॉक में। वेट एंड ब्लॉक में मौजूद प्रोग्राम अपनी आईओ स्टेट को कंप्लीट करता है, और जब आईओ स्टेट उसकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में उस प्रोग्राम को वापस से रनिंग स्टेट में ना भेज के कहां भेजेंगे, रेडी क्यू में। कहां भेजेंगे, रेडी क्यू में। और रेडी क्यू में जाने के बाद वो प्रोग्राम दोबारा से वेट करेगा अपनी बारी का, और जब उसकी बारी आएगी तो उसके बाद में उसको कहां भेजेंगे, रनिंग में। और जब प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका होता है, जब प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है तो प्रोग्राम को कंप्लीट होने के बाद में हम उसे कहां भेज देते हैं, कहां भेज देते हैं, टर्मिनेट में भेज देते हैं। प्रोग्राम को कंप्लीट होने के बाद में कहां भेज दिया जाता है, टर्मिनेट में भेज दिया जाता है। ठीक है, एक बार ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। प्रोग्राम में कोई एरर हो तो क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा वेट कर लो, एकदम से सारी चीज नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, धीरे धीरे करके आपके हर एक पार्ट कवर हो जाएगा। एरर होती है तो क्या करेंगे, ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप कवर हो जाएंगे। डिस्पैचर शॉर्ट टर्म शेड्यूल करता है, बिल्कुल भाई, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही आपका डिस्पैचर होता है। आगे चलो, ठीक। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रोसेस लाइफ साइकिल 7 स्टेट मॉडल। प्रोसेस लाइफ साइकिल 7 स्टेट। अब हम बात करेंगे प्रोसेस लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास 7 स्टेट जो मॉडल्स होता है उसके अंदर हमारी कौन कौन सी स्टेट मौजूद होती है। तो हम बात करें, सबसे पहले हमारे प्रोसेस की कौन सी स्टेट होती है, न्यू। फिर कौन सी होती है, रेडी। फिर कौन सी होती है, रनिंग। फिर कौन सी होती है भाई, कौन सी होती है, वेट एंड ब्लॉक होती है। ठीक है, इसी टाइप्स कौन सी होती है, टर्मिनेट होती है, टर्मिनेट होती है। देखो ये स्टेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी जस्ट इससे पहले वाले डायग्राम में। पहली स्टेट की बात करें, न्यू स्टेट होती है। फिर उसके बाद कौन सी स्टेट होती है, रेडी स्टेट होती है। फिर रेडी स्टेट से हम बात किस करते हैं, रनिंग स्टेट की बात करते हैं। फिर रनिंग से हम किसकी बात करते हैं, वेट एंड ब्लॉक की बात करते हैं, वेट एंड ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक, फिर हम यहाँ से कहाँ भेजेंगे इसको, रेडी में भेजेंगे। ठीक, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो कहाँ भेजेंगे, टर्मिनेट में भेजेंगे। ये सारी स्टेट हमने ऑलरेडी देख ली। ठीक, अब एक पॉइंट आता है कि हमारे पास में जब प्रोसेस आपके रेडी स्टेट में, जब प्रोसेस आपके रेडी स्टेट में, आपके वेट एंड ब्लॉक स्टेट में जब आपके प्रोसेस, और जब आपके प्रोसेस रनिंग स्टेट में आपके होता है, तो उस टाइम पे प्रोसेस के द्वारा कौन सी मेमोरी को ऑक्यूपाई किया जाता है, कौन सी को, रैम को। बिल्कुल सही बात है। जब प्रोसेस आपके रेडी में, रनिंग में, वेट एंड ब्लॉक में होता है तो इस टाइम पे प्रोसेस आपके मेन मेमोरी में मौजूद होता है। कहाँ होता है, मेन मेमोरी में मौजूद होता है। और मेन मेमोरी का मतलब यहाँ पर कहाँ मौजूद होता है, आपके प्रोसेस आपका रैम में मौजूद होता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट मेन मेमोरी में प्रेजेंट होती है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट मेन मेमोरी में
प्रेजेंट होती है। तो कौन कौन सी स्टेट मेन मेमोरी में होती है? रेडी, रनिंग और वेट एंड ब्लॉक। उसके अलावा न्यू और टर्मिनेट की जो स्टेट है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी की स्टेट है। अगर आपके प्रोसेस न्यू स्टेट में है, अगर आप प्रोसेस टर्मिनेट स्टेट में, तो इस टाइम पे आपका प्रोसेस कहां पे मौजूद है? सेकेंडरी मेमोरी में मौजूद है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब देखो, अब हमारे पास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास में जो मेन मेमोरी है ना उसकी साइज तो लिमिटेड है। मेन मेमोरी साइज तो क्या है? लिमिटेड। अब मान के चलो कि आपके पास में जो मेन मेमोरी है वो फुली ऑक्यूपाई हो गई। जैसे कि हम सबसे पहले इस डायग्राम को पढ़ रहे थे, अब इस डायग्राम में समझते हैं कि मान के चलो कि हमारे पास में कुछ और भी प्रोसेस है। जैसे मान चलो एक हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास यहाँ पे, एक हमारे पास जैसे मान चलो कौन सा प्रोसेस है, जैसे P4 प्रोसेस है। ठीक है, एक हमारे पास इस टाइप से P5 प्रोसेस है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं जैसे ये P4 प्रोसेस यहाँ पे मेन मेमोरी में आया, तो अब मेन मेमोरी को जो साइज है ना वो क्या होगी? फुली ऑक्यूपाई हो चुकी है। क्या हो चुकी है? फुली ऑक्यूपाई हो चुकी है। देखो यहां पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास में, अब हमारे पास में जो मेन मेमोरी है उसकी साइज क्या हो चुकी है? फुली ऑक्यूपाई हो चुकी है। अब जब मेन मेमोरी की साइज फुली ऑक्यूपाई हो चुकी है, तो नए प्रोसेस को अगर हमें मेन मेमोरी में लेके आना होगा तो हम कैसे लेके आएंगे? मेन मेमोरी की जितनी भी साइज थी ना वो सारी की सारी साइज क्या हो गई? फुल हो गई। अब अगर हमें नए प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेके आना होगा, नए प्रोग्राम को अगर हमें रन करना होगा, तो हम कैसे करें? तो हम नए प्रोग्राम को रन कैसे करें भाई? तो यहां पे हमारे पास में ऑप्शन ये है कि हम कुछ प्रोग्राम को किससे? मेन मेमोरी से कहां भेज दें? सेकेंडरी मेमोरी भेज दें, और नए प्रोग्राम कहां लेके आ जाए? मेन मेमोरी। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, हमारे पास में यहाँ पे जो एक तो वेट एंड ब्लॉक की जो स्टेट होती है और एक जो रेडी स्टेट होती है, इनमें मौजूद प्रोग्राम को हम कहां प्लेस कर देते हैं? हम सेकेंडरी मेमोरी में प्लेस कर देते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी प्लेस करने के बाद में हमारी मेन मेमोरी जो होती है वो क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। तो इसका मतलब होता है कि इसके अलावा भी हम स्टेट्स की बात करते हैं, और इसके अलावा जो स्टेट होती है उसमें हम बात करते हैं, एक तो हम बात करते हैं क्या? सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक, सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक, और साथ में बात करते हैं क्या? सस्पेंडेड रेडी। है ना, हमारे पास हम दो स्टेट की बात करते हैं यहाँ पे। एक स्टेट तो होती है जिसको हम कहते हैं सस्पेंडेड रेडी, हम यहाँ पे कहते हैं सस्पेंडेड रेडी। सस्पेंडेड रेडी स्टेट होती है। सस्पेंडेड रेडी स्टेट मतलब है कि रेडी स्टेट में से कुछ कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेलेक्ट करके कहां भेज देते हैं? सस्पेंडेड रेडी में भेज देते हैं, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में भेज देते हैं। और यहां पे ये जो काम करता है, जो सेकेंडरी मेमोरी भेजने काम करता है, ये काम कौन करता है? ये काम करता है मिड टर्म शेड्यूलर या फिर मीडियम टर्म शेड्यूलर, है ना। इस काम को करने के लिए हमारे पास में एक शेड्यूलर मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म शेड्यूलर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम टर्म शेड्यूलर। एक ही बात है। इसको हम या तो मिड टर्म शेड्यूलर के नाम जानते हैं, मीडियम टर्म शेड्यूलर के नाम जानते हैं। मिड टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? आपके रैम को फुली ऑक्यूपाई होने के बाद में कुछ प्रोसेस को आपके रैम से कहां डाल देगा? सस्पेंडेड रेडी। और जब उन प्रोसेस को वापस से एग्जीक्यूट करवाना होगा, तो कहां पे लेके आएगा? वापस से रैम में लेके आएगा। अब ना, जब प्रोसेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भेजा जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्वैप आउट। क्या बोलते हैं? स्वैप आउट। अब आप कहोगे सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो, ये सारे सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वैप आउट। स्वैप आउट मतलब होता है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को कहां से? मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में प्लेस करना, और जब उसको सेकेंडरी मेमोरी से वापस मेन मेमोरी में लेके आते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्वैप इन। क्या बोलते हैं? स्वैप इन। अब आपके एग्जाम में डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, स्वैप इन स्वैप आउट करने के लिए कौन सा शेड्यूलर जिम्मेदार होता है? कौन सा? मिड टर्म शेड्यूलर। तो स्वैप इन स्वैप आउट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस शेड्यूलर के द्वारा किया जाता है? मिड टर्म शेड्यूलर या मीडियम टर्म शेड्यूलर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब ना, एक तो हमारे पास में प्रोग्राम रेडी स्टेट में थे, उनको हमने कहां पे डाल दिया? सस्पेंडेड रेडी में डाल दिया, जिससे हमने क्या किया? मेन मेमोरी को फ्री कर दिया। अब हम कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम जो हमारे वेट एंड ब्लॉक स्टेट में, इस वेट एंड ब्लॉक स्टेट के प्रोग्राम को भी हम कहां भेजेंगे? सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक। तो यहां पे हम बात करेंगे सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक, उधर ना
सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक में भेजने के लिए भी आपके पास में जो शेड्यूलर जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है? मिड टर्म शेड्यूलर। सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक में भेजने के लिए भी आपके पास शेड्यूलर जो जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है? मिड टर्म शेड्यूलर। तो इस टाइप से हमारे पास में जो प्रोसेस होता है उसकी 7 स्टेट भी होती है। प्रोसेस कितनी स्टेट होती है? 7 स्टेट भी होती है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को मैं आपको सेपरेट पूरा अलग से पढ़ाऊंगा। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो सारी की सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपको सेपरेट पढ़नी है। ठीक है, सेपरेट आपकी सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़वाई जाती है ना आपसे ना। क्या? हाँ जी, आपके पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एल्गोरिथम आप पढ़ते हो, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पढ़ते हो। ठीक है, उसके अलावा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है ना, शॉर्टेस्ट इवनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी प्रीएम्पशन, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, है ना, ये सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे। भाई जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे आप टेस्ट के लिए रेडी रेडी रहना। टेस्ट आपका जस्ट आपके 7 से 8 क्लास के बाद कंडक्ट हो जाएगा ना। जैसे आपके 7 से 8 क्लास कंप्लीट होंगे आपके इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका टेस्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। जितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके सारे के सारे 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस में से लगभग 25 क्वेश्चंस आपके पीवाई के होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए होंगे, और 25 क्वेश्चंस आपको फ्रेश क्वेश्चन नए सिरे से पूछे जाएंगे। ठीक है, सेवन स्टेट लाइफ साइकिल मॉडल को आप सेपरेट ड्रॉ करना। 7 स्टेट को आप सेपरेट ड्रॉ करना जिसमें कि आपको ये सारी फंक्शनलिटी अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। हो गया नोट डाउन? नेट जेआरएफ का, हाँ जी। देखो, मैं आपके कंप्यूटर साइंस में आप इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे जितने भी एग्जाम देते हो उन एग्जाम में जो सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस में जो कोर सब्जेक्ट है ना वो कोर सब्जेक्ट सेम रहते हैं। और कंप्यूटर साइंस के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आपको हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा। ये कोर सब्जेक्ट कैटेगरी में आते हैं और ये सब जगह सेम रहते हैं, चाहे फिर आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दो, चाहे आपने गेट का एग्जाम दो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम दो। बस ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका जो पैटर्न होता है, जो आपका लेवल होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर गेट की एग्जाम बात करते हैं तो गेट के एग्जाम के अंदर जनरली आपके न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वहां पे आपके गेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पुट होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कैलकुलेशन बेस्ड चीजें पूछी जाती है। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे अभी आपके बीसीए के एग्जाम में आए क्वेश्चन से देख लेते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ इसी के बेस पे, है ना। आपके देखो, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपके जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी बात कर लेते हैं हम। मैंने जब आपको फर्स्ट क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस को आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को हम सब्जेक्ट को कवर करते हुए कवर करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक तो बात कर लेते हैं कौन से क्वेश्चंस की। एक तो अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके देखो, एक तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।
हाउ मेनी स्टेट कैन बी प्रोसेस्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस की कितनी, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस स्टेट्स कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी स्टेट प्रोसेस कर सकते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना? इसमें ऑप्शंस में मैक्सिमम आपको 5 ही दे रखा है। अगर ऑप्शन मैक्सिमम 7 देगा तो आप 7 पे क्लिक करोगे, है ना? 7 देगा तो आप 7 पे क्लिक करोगे। यहाँ पे मैक्सिमम्स के रूप में आपको 5 दे रखा है, तो आपके 5 स्टेट होगा। कितनी स्टेट होगा? 5 स्टेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? 5 स्टेट इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसी टाइप से आपके एक छोटा सा क्वेश्चन से एक और भी है, टिनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज सिचुएटेड। टिनी बूटस्ट्रैप लोडर कहाँ होता है? रोम में होता है। कहाँ होता है? आपके रोम में मौजूद होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो आपके इन्हीं पैटर्न पे बनने वाले हैं। बस इतना से ध्यान रखना है कि आपके जो पर्टिकुलर जो आप कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे हो, उनको थोड़ा सा अच्छे लेवल से, उनको थोड़ा सा डेप्थ लेवल तक आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। अगर आप इनको डेप्थ लेवल तक अंडरस्टैंड करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ठीक, अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। किस रूप में? थ्योरी रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट। और प्रोसेस स्टेट में जो पहली स्टेट हो कौन सी है? तो न्यू स्टेट को हम कहते हैं प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड मतलब प्रोसेस को क्रिएट किया जा रहा है। हम यहां पे कह रहे हैं कि प्रोसेस को क्रिएट किया जा रहा है। न्यू स्टेट में हम कहते हैं प्रोसेस को बनाया जा रहा है। क्रिएट किया जा रहा है मतलब बनाया जा रहा है। ठीक है, और न्यू जो स्टेट होती है, ये स्टेट आपकी किसकी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस प्रेजेंट होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में अगर प्रोसेस प्रेजेंट होता है तो इसको हम प्रोसेस ना कह के हम प्रोग्राम कह देंगे ना। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसको प्रोसेस ना कह के हम क्या कह देंगे? इसको हम क्या कह देंगे? प्रोग्राम कह देंगे। क्या कह देंगे? हम प्रोग्राम कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? रेडी। नेक्स्ट स्टेट बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट आप कौन सी स्टेट आती है? रेडी स्टेट। ठीक है, रेडी स्टेट का मतलब होता है, देखो रेडी स्टेट का मतलब होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रोसेस इज रेडी फॉर, प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन बट सीपीयू नॉट अलोकेटेड। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो चुका है, प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो चुका है, लेकिन अभी उसे सीपीयू अलोकेट नहीं किया गया है, प्रोसेस आपका रेडी तो हो चुका है एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन अभी उसे क्या अलॉट नहीं किया गया? सीपीयू अलोकेट नहीं किया गया है। ठीक है, अब रनिंग स्टेट की बात करते हैं। हम कहते हैं रनिंग स्टेट में एक से ज्यादा प्रोसेस मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, हम यहां पे लिख देते हैं साफ साफ, रनिंग स्टेट में, सॉरी रेडी स्टेट में
एक से ज्यादा प्रोसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो रेडी स्टेट होती है किसका पार्ट होती है भाई? मेन मेमोरी। प्रोसेस इज इन मेन मेमोरी। प्रोसेस कहां पे होता है? अब मेन मेमोरी में होता है। रेडी स्टेट में आने के बाद प्रोसेस कहां पे होता है? मेन मेमोरी में होता है। ठीक है। हो गया, नोट डाउन हो गया? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जीक्यूशंस। रनिंग स्टेट, और रनिंग को हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन। इसका मतलब होता है प्रोसेस इज करंटली रनिंग, प्रोसेस इज करंटली एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू। मतलब प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहा होता है, प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहा होता है, प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहा होता है। रनिंग स्टेट में एक टाइम पे एक ही प्रोसेस मौजूद होता है। रनिंग स्टेट में एक समय पर एक समय पर एक ही प्रोसेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, रनिंग स्टेट में एक समय पर एक ही प्रोसेस प्रेजेंट होता है, और रनिंग स्टेट में अगर प्रोसेस है तो कहां पे मौजूद है? मेन मेमोरी ना, या फिर इसको यहां मत लिखो। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है वो कौन सा है? वेटिंग एंड ब्लॉक स्टेट। वेटिंग एंड ब्लॉक स्टेट में क्या होगा भाई? वेटिंग एंड ब्लॉक स्टेट में क्या होगा? सीपीयू अपना आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वेट एंड ब्लॉक स्टेट में प्लेस किया गया है। ठीक है, तो जब प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन की नीड होती है, जब प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन नीड होती है तो उसे वेट एंड ब्लॉक स्टेट में भेज दिया जाता है। वेट एंड ब्लॉक स्टेट में भेज दिया जाता है। अच्छा, वेट एंड ब्लॉक स्टेट में एक टाइम पे कितने प्रोसेस हो सकते हैं? वेट एंड ब्लॉक स्टेट में एक टाइम पर कितने प्रोसेस प्रेजेंट हो सकते हैं? एक या एक ज्यादा? एक से ज्यादा। लिख लीजिए, वेट एंड ब्लॉक स्टेट में वेट एंड ब्लॉक स्टेट में एक टाइम पर, एक समय पर मल्टीपल
मल्टीपल प्रोसेस अपना आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं। बोलता है ना, प्रोसेस मेन मेमोरी में होता है। कहाँ होता है? प्रोसेस मेन मेमोरी में। प्रोसेस कहाँ मौजूद होता है? आपके मेन मेमोरी मौजूद होता है। ठीक है, प्रोसेस आपके मेन मेमोरी में ही मौजूद होता है। हो गया, नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, टर्मिनेट और कंप्लीशन। टर्मिनेट को हम क्या कहते हैं? कंप्लीशन स्टेट। इसमें क्या होता है? प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। तो लिखो, प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके, प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाता है। अब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन तो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और प्रोसेस क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखना, प्रोसेस जब भी टर्मिनेट होता है तो प्रोसेस क्या करता है? जितने भी रिसोर्स उसने ऑक्यूपाई किए वो सभी रिसोर्स क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। प्रोसेस के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए सभी रिसोर्स को रिलीज कर दिया जाता है। प्रोसेस के द्वारा ऑक्यूपाइड किए गए सभी रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोसेस के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए सभी रिसोर्स क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है। तो बेसिकली जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए मेन मेमोरी में आता है तो उसके बाद वो रिसोर्स ऑक्यूपाई करता है। रिसोर्स मतलब मेन मेमोरी में जगह लेता है, फिर कैश मेमोरी में जगह लेता है, फिर रजिस्टर में जगह लेता है। तो ये रिसोर्स है। और जब प्रोसेस का कंप्लीशन हो जाता, मतलब एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, तो उसको सभी रिसोर्स से हटा दी जाता है। ये सारे के सारे रिसोर्स उससे छीन लिए जाते हैं और फिर उसके बाद में इन्हीं रिसोर्स को दूसरे प्रोसेस को अलोकेट करवाते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट स्टेट के रूप में आपकी स्टेट कौन सी आती है? सस्पेंडेड रेडी। सस्पेंडेड, अब सस्पेंडेड रेडी का मतलब क्या होगा भाई? प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी में तो आ चुका है, लेकिन लैक ऑफ मेमोरी कम होने की वजह से उसे स्वैप आउट कर दिया गया, मतलब उसे वापस से सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लिखो, प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी स्टेट में आता है, लेकिन मेन मेमोरी फुली ऑक्यूपाइड होने के कारण उसे स्वेप्ड आउट
स्वैप्ड आउट मतलब क्या होगा? सेकेंडरी मेमोरी, उसे स्वैप्ड आउट कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। तो ये करते क्यों हैं? ये करते हैं भाई लैक ऑफ मेन मेमोरी कैपेसिटी। मेन मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो कम होने की वजह से, मेन मेमोरी कैपेसिटी कम होने की वजह से हम कुछ प्रोसेस को स्वैप आउट कर देते हैं और कहां भेज देते हैं? हम सेकेंडरी मेमोरी में भेज देते हैं। ठीक है, लैक ऑफ मेन मेमोरी, लैक ऑफ मेन मेमोरी कैपेसिटी, मेन मेमोरी की साइज कम होने के कारण, मेन मेमोरी साइज कम होने के कारण। ये नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेट कौन सी है? सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक, सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक। इसमें क्या होगा भाई? प्रोसेस आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वेट एंड ब्लॉक स्टेट में जाता है, लेकिन मेन मेमोरी की साइज कम होने की वजह से उसे स्वैप आउट करके सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, प्रोसेस साथ ही करना है, बिल्कुल करना है भाई आपको। प्रोसेस आईओ ऑपरेशन करने के लिए वेट एंड ब्लॉक स्टेट में जाता है, वेट एंड ब्लॉक स्टेट में जाता है, वेट एंड ब्लॉक स्टेट में जाता है, लेकिन मेन मेमोरी में साइज कम होने की वजह से, मेन मेमोरी में साइज कम होने के कारण उसे स्वैप्ड आउट मतलब क्या? स्वैप्ड आउट मतलब सेकेंडरी मेमोरी स्वैप्ड आउट कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे हमारे पास में जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस बेसिकली हमारे पास में कहां से? मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में प्लेस कर दिया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, तो सेम ही काम यहाँ पे है। क्यों किया जाता है भाई? किया इसलिए जाता है लैक ऑफ मेन मेमोरी कैपेसिटी, मेन मेमोरी कैपेसिटी तो साइज, मेन मेमोरी की साइज कम होने के कारण हम प्रोसेस को कहां भेज देते हैं? मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भेज देते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपके प्रोसेस की टोटल 7 स्टेट होती है। कितनी स्टेट होती है? 7। प्रोसेस की 5 स्टेट भी हो सकती है, प्रोसेस की 7 स्टेट भी हो सकती है। और ऑप्शन में अगर आपको 5 और 7 दोनों ही दे दे तो फिर आपको 7 स्टेट पे टिक मार्क करके आना है। ठीक है, लेकिन लास्ट आपके क्वेश्चंस में जो आपके पूछा गया था उसमें आपके 5 स्टेट ही थी, तो आपको 5 स्टेट करके आनी है। ठीक है, एक बार वापस से मुझे रिकॉल करवा दो, कौन कौन सी स्टेट होती है? न्यू, रेडी, रनिंग, वेट एंड ब्लॉक, टर्मिनेट, सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक, सस्पेंडेड, रेडी। ठीक है, ये 7 स्टेट होती है प्रोसेस की। इन सभी स्टेट्स के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम किस स्टेट से किस स्टेट पे मूव कर सकते हैं, है ना। प्रोसेस लाइफ साइकिल के ऊपर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है। ये जो आपकी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लगातार एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सेलुलर के ऊपर। 3 टाइप के आपके सेलुलर होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके? सबसे पहले सेलुलर की बात करें तो पहला सेलुलर कौन सा होता है? देखो हम 3 टाइप के सेलुलर की बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं किसकी? एलटीएस की बात करते हैं। एलटीएस को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सेलुलर। क्या बोलते हैं?
लॉन्ग टर्म सेलुलर। दूसरा कौन सा होता है? STS। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट टर्म सेलुलर। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म सेलुलर। तीसरा कौन सा होता है? MTS। क्या बोलते हैं? है ना, मिड बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं की बात है, मिड टर्म सेलुलर। मिड टर्म सेलुलर, ठीक, तीन टाइप के सेलुलर होते हैं। अब यहां पे देखना, हमारे पास में जो लॉन्ग टर्म सेलुलर होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? उसको हम जॉब सेलुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉब सेलुलर बोलते हैं। जो हमारे पास में शॉर्ट टर्म सेलुलर होता है उसको हम CPU सेलुलर के नाम से जानते हैं। CPU सेलुलर के नाम से जानते हैं। और दाना जो मिड टर्म सेलुलर होता है उसको हम बोलते हैं स्वैप इन स्वैप आउट। स्वैप्ड इन आउट, स्वैप्ड इन आउट, ठीक है, स्वैप्ड इन आउट। चलो जी, इनके बारे में पॉइंट स्टार्ट करते हैं। चलो बात करते हैं लॉन्ग टर्म सेलुलर, जॉब सेलुलर, ठीक है। पहला सेलुलर बात करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास सेलुलर है जिसको हम बोलते हैं क्या? लॉन्ग टर्म सेलुलर। पहले को हम बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म सेलुलर को ही बेसिकली हम रीनेम के रूप में क्या जानते हैं? इसका रीनेम क्या होता है? जॉब सेलुलर। इसको हम जॉब सेलुलर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। काम क्या होता है लॉन्ग टर्म सेलुलर का? लॉन्ग टर्म सेलुलर का काम होता है नई जॉब को क्रिएट करना, नई जॉब को क्रिएट करके रेडी क्यू में लेके आना, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए लॉन्ग टर्म सेलुलर, लॉन्ग टर्म सेलुलर न्यू न्यू जॉब को, न्यू जॉब को क्रिएट करके, न्यू जॉब को क्रिएट करके रेडी रेडी क्यू, रेडी क्यू का मतलब होता है यहां पे क्या? मेन मेमोरी। रेडी क्यू में लेकर आता है। देन ना हमारे पास में यहाँ पे एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? या हम बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मेन मेमोरी में कितनी जॉब प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मेन मेमोरी में मौजूद जॉब की संख्या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है उसको कंट्रोल कौन सा शेड्यूलर करता है? कौन सा? लॉन्ग टर्म सेलुलर। तो दाना डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल आपके डायरेक्टली लॉन्ग टर्म सेलुलर के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म सेलुलर ही वह सेलुलर होता है जो कि नई जॉब को क्रिएट कर कहां लेके आएगा? मेन मेमोरी रेडी क्यू में लेके आएगा। और रेडी क्यू में मेन मेमोरी में मौजूद जॉब की संख्या को डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है, ठीक। तो इसमें पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट लिखो। किसी किसी पर्टिकुलर टाइम पर मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में मौजूद जॉब की संख्या, किसी पर्टिकुलर टाइम पर मेन मेमोरी मौजूद जॉब की संख्या क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है।
ठीक है। और अगला छोटा सा पॉइंट ले लीजिए नोट में, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट पे कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कौन सा शेड्यूलर करता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। और देना लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की जिम्मेदारी यह भी होती है कि वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को एक पर्टिकुलर लेवल तक लेके जाए। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एक पर्टिकुलर लेवल तक लेके जाए। अगर उससे ज्यादा लेके चला गया ना तो थ्रेसिंग भी हो जाती है। वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। उससे ज्यादा लेके चला गया तो थ्रेसिंग भी हो जाती है। फिर वो कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है वो बेसिकली आपकी क्या होती है, आपके किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपके पास में जो जॉब आपके मेन मेमोरी में प्रेजेंट है उन जॉब की संख्या आपके कहलाती है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक। अच्छा, उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है उसकी यह रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड दोनों ही टाइप को जॉब क्रिएट करे, जिससे कि जॉब आपके अकेले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारी की सारी जॉब आपकी सीपीयू बाउंड हो गई तो सारी की सारी जॉब सीपीयू पकड़ के बैठ जाएंगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए सारी की सारी जॉब आपकी आईओ बाउंड हो गई कि सारी की सारी जॉब आपकी वेट एंड ब्लॉक में आपकी वेट करती रहेंगी। नहीं, सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड। सीपीयू बाउंड मतलब होता है जिस जॉब को सीपीयू की ज्यादा नीड होती है, और आईओ बाउंड मतलब होता है जिस जॉब को आईओ की ज्यादा नीड होती है। तो ये जिम्मेदारी भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की होती है कि वो सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड की जो जॉब क्रिएट करे उसका रेशियो वो क्या करे, उसका रेशियो मेंटेन करे, ठीक है। तो सीपीयू बाउंड आईओ बाउंड के रेशियो को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो अगला पॉइंट लिखवा देता हूं, सीपीयू बाउंड एंड आईओ बाउंड, आईओ बाउंड जॉब क्रिएट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की होती है। और सीपीयू बाउंड जॉब का मतलब होता है ऐसी जॉब जिसे सीपीयू का ज्यादा टाइम चाहिए होता है, और आईओ बाउंड जॉब मतलब होता है ऐसी जॉब जिसे आईओ का ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड दोनों टाइप की जॉब जो होती है वो हमारे पास कौन क्रिएट करके देते हैं, हमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करे, मिक्स में जॉब क्रिएट करे कि जिससे आपके सीपीयू और आईओ दोनों ही क्या रहे, आपके बारी बारी से आपके बिजी रहे। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये नोट डाउन हो गया पूरा। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड जो शेड्यूलर आता है जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, सीपीयू शेड्यूलर। इसका काम क्या होगा भाई, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर के नाम जानते हैं, इसका इसका काम क्या होगा, रेडी क्यू में मौजूद, रेडी क्यू में मौजूद जॉब में से किसी एक जॉब को सेलेक्ट करके कहां भेजना, रनिंग स्टेट में भेजना, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी क्यू में मौजूद रेडी क्यू में मौजूद जॉब में से किसी जॉब में से किसी एक जॉब को सेलेक्ट करके, किसी एक जॉब को सेलेक्ट करके रनिंग स्टेट में भेजता है, किसी एक जॉब को सेलेक्ट करके रनिंग स्टेट में भेजता है।
ठीक है, ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। देखो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, मतलब शेड्यूलर का जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये करता है क्या, ये बेसिकली आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को परफॉर्म करता है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को परफॉर्म करता है। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करने का मतलब क्या होगा, जैसे एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है उसको कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फिर जैसे एक होती है जो कहते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। फिर एक होती है जिसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। हो तो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व फर्स्ट, एक ही बात है, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, है ना, लिखवाऊंगा आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सेपरेट पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट वैसे नॉर्मल नाम लिखवा देता हूँ। फिर जैसे प्रायोरिटी प्रीएम्पशन, फिर जैसे आपके हो गए राउंड रोबिन। इन सभी एल्गोरिथम को तो हमें उसके साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ भी समझना है, इन सभी एल्गोरिथम को हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ भी समझना है। हो गया नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट हम शेड्यूलर की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, मिड टर्म शेड्यूलर या मीडियम टर्म शेड्यूलर। हम बात करते हैं मिड मिड टर्म शेड्यूलर, उधर मिड टर्म शेड्यूलर को ही हम क्या कहते हैं, मीडियम टर्म। मीडियम टर्म क्या होगा भाई, क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, स्वैपिंग परफॉर्म करेगा। क्या काम करेगा, स्वैपिंग परफॉर्म करेगा। यह मिड टर्म शेड्यूलर के द्वारा स्वैपिंग स्वैपिंग परफॉर्म की जाती है। क्या परफॉर्म की जाती है, स्वैपिंग परफॉर्म की जाती है। यहाँ पे क्या करता है ये, बेसिकली अगर स्वैपिंग की बात करें तो क्या करता है, ये प्रोसेस को सस्पेंड और रिज्यूम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें मिड टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को सस्पेंडेड एंड रिज्यूम करता है। सस्पेंड और रिज्यूम करता है, सस्पेंड करने का मतलब क्या होगा भाई, कहां से, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भेजना। तो मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी भेजना क्या कहलाएगा, सस्पेंड, और रिज्यूम क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेकर आना। सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में
क्लिक कराना। तो ये क्या करता है, ये शेड्यूलर बेसिकली मेन मेमोरी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करवाता है। यह शेड्यूलर मेन मेमोरी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करवाता है। मेन मेमोरी को जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करवाता है वो कौन सा शेड्यूलर करवाता है, वो आपके इस पर्टिकुलर शेड्यूलर द्वारा क्या हो जाता है। मतलब ये क्या करेगा, ये आपके मेन मेमोरी के अंदर आपके उन्हीं प्रोसेस को रखेगा जो करंटली क्या है, करंटली जो आपको एग्जीक्यूट होने के लिए जिनकी नीड है, बाकी सबको क्या कर देगा, स्वैप आउट करवा देगा। ठीक, तो मेन मेमोरी को मेन मेमोरी का जो लोड बैलेंस होता है वो आपके ये शेड्यूलर करता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास में आज की क्लास के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कशन स्टार्ट किया है। और ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसमें हमने आज की क्लास में बेसिकली हमने जिन पॉइंटों को हमने पढ़ा है, हमने जिन पॉइंटों को हमने स्टडी किया, ये तो क्वेश्चन थे ना आपके, उस पॉइंट्स के रूप में हमने आज की क्लास में बात की है। किसके बारे में हमने बात की आज की क्लास में, प्रोसेस के लाइफ साइकिल मॉडल्स के बारे में। तो प्रोसेस के लाइफ साइकिल मॉडल्स में जो प्रोसेस की स्टेट्स हैं और साथ में जो 3 टाइप के जो इंपॉर्टेंट शेड्यूलर हैं, इनके बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया है। एग्जाम में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो बनता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पॉइंट्स बात करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट्स के रूप में हमारे पास जितने भी आगे पॉइंट्स आएंगे वो सारे प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आएंगे। अच्छे कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आपसे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसा नहीं कि आपके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है बहुत टफ लेवल बनता है, अगर इसमें हार्ड से हार्ड लेवल क्वेश्चन बन जाएगा तब भी आप उसका इजीली आंसर दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं। हाँ जी, क्या, अच्छा लास्ट स्लाइड छोड़ दूं, लास्ट स्लाइड आपकी ये रही। ठीक, थैंक यू।